मैं वी चतुर्वेदी, आपका अपना बायोलॉजी टीचर, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का दोस्तों स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म से लगातार आपको राजीव क्वेश्चन बैंक के जो वीडियो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसी क्रम में दोस्तों हम जो चैप्टर 5वां है, 5th चैप्टर आपका वंशागति का आणविक आधार, इसको पढ़ रहे थे। थोड़ा दोस्तों यहाँ हम आप मिल करके लेक्चर को अच्छे से समझना चाहेंगे। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 1-2 वीडियो एक्स्ट्रा मिल सकती हैं। आप मेहनत करेंगे, तैयार करेंगे, टर्मिनोलॉजी थोड़ी कठिन है। तो हम आगे बढ़ें दोस्तों, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह। हम सभी जानते हैं कि आनुवांशिक सूचनाएं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाती हैं। यहां क्या समझना है, अब तक आपने क्रोमोसोम देखा, जीन देखा, कैसे डीएनए बना उसको देखा, आरएनए के बारे में थोड़ा बहुत समझा, है ना, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसोम, इन सब के बारे में जाना। अब बात आती है मेन कि ये डीएनए या जेनेटिक मटेरियल है, इनका वर्ग क्या होता है। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है मेरे दोस्तों कि डीएनए या जेनेटिक मटेरियल या फिर कह दें आरएनए, डीएनए आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बताया है। तो डीएनए हो या आरएनए हो, वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन सूचनाओं को ले जाने का काम करता है। अब ये इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, क्या तरीका होगा, क्या प्रोसेसिंग होगी, इस पर हम आप बात करेंगे। ठीक है। अब पहली बात तो ये आती है कि मान लीजिए ये मेल है, ये फीमेल है, दोनों से एन टाइप के गैमीट बन गए। दोनों के गैमीट क्या हुए, आपस में फ्यूज हो गए, फिर से 2n टाइप की सेल बन गई, जिसको आप जाइगोट कहते हैं, हिंदी में युग्मनज कहते हैं। यह किसी भी जीव में पहली कोशिका होती है दोस्तों। तो क्योंकि अब यहां आपने देखा कि मेल फीमेल आपस में फ्यूज कर रहे हैं 2n के बेसिस पे, उसके बाद युग्मनज या जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इनके बेसिस पे आगे प्रक्रियाएं बढ़ती रह रही हैं। उसी क्रम में आपको हम बताएं, यहां से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है डीएनए, ये लेकर के यहां आ रहा है, यहां से भी लेकर के आ रहा है। अब ये जो जाइगोट है जिससे कि बेबी बनना है मेरे दोस्तों, उसमें जो है सूचनाएं नहीं जाएंगी, और यह जो सूचनाएं होंगी किस तरह से होंगी और कैसे वो एक्सप्लेन होंगी, यानी कैसे एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, कैसे वो दिखाई देंगी, ये दोनों चीजें यहां मायने रखती हैं। तो सबसे पहले यहां आपको एक चीज समझ लेनी है, जब कभी सूचनाएं आती हैं तो हमेशा जो सेंटर पोर्शन है, जिसे आप न्यूक्लियस कहते हैं, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। मान लीजिए ये नॉर्मली सेल का स्ट्रक्चर हमने आपको कर दिया, है ना। अब न्यूक्लियस का जो डीएनए है, यहां से क्या होगा, सूचनाएं एमआरएनए के रूप में, ठीक है, सूचनाएं एमआरएनए के रूप में बाहर आ जाएंगी। एमआरएनए यानी मैसेंजर आते हैं। ये एमआरएनए क्या करेगा, डीएनए पे जो सूचनाएं लिखी है, मान लीजिए आपके नाखून या बालों की जो प्रोटीन है, अगर आप नाम जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो जानिए, केराटिन प्रोटीन का बना होता है, आपका बाल हो या नाखून हो। केराटिन प्रोटीन बनाने का आदेश एक तरह से डीएनए से सेंटर पोर्शन से आ गया। अब यह जो सेंटर पोर्शन से आदेश आया है आगे बढ़ेगा, लेकिन यह आदेश आएगा किस पे, न्यूक्लियस जो है डीएनए से आदेश ट्रांसफर करेगा, कॉपी करके किस पे, एमआरएनए के रूप में आपके साइटोप्लाज्म में भेज देगा। अब ये आएगा किसके पास, ये मेरे बच्चों आएगा
राइबोसोम्स जो प्रोटीन सिंथेसिस की इकाई होती है, आप पहले से इसे जानते हैं, परिचित। प्रोटीन सिंथेसिस वाली जगह पे आप राइबोसोम्स का नाम सुनेंगे। अब यही ध्यान दीजिएगा, जो ही एमआरएनए आएगा यहां सूचनाएं देगा, ये सूचनाएं एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और सूचनाएं एक्सेप्ट करने के साथ मान लीजिए ये एमआरएनए है, आगे आपको इनको प्रोटीन का निर्माण करना है, मूव आउट करते रहेंगे और प्रोटीन का निर्माण, ये एमआरएनए का थ्रेड है। इसी के बगल में ये जो है एमआरएनए का थ्रेड है, इसी के बगल में ये कॉपी पेस्ट करके नए जो है डीएनए थ्रेड का निर्माण करेंगे। तो अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए मेरे बच्चों एक आरएनए होता है, टीआरएनए, और एक आरएनए का टाइप आरआरएनए या एस आरएनए। ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, इसको राइबोसोमल कहते हैं, इसको सॉल्युबल कहते हैं। यही 3 तरह का आरएनए होता है। तो सूचना तो एमआरएनए लेकर के आया। अब राइबोसोमल जो आरएनए होगा वो राइबोसोम्स के साथ यहां जुड़ जाएगा, जुड़ करके एक मिस्त्री की तरह प्रोटीन के बनाने में हेल्प करेगा। अब जो बात करें हम टीआरएनए की, तो टीआरएनए क्या करेगा, बाहर से जो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोटाइड पड़े हुए हैं उनको खोज करके ला करके इसको देगा कि आप जो है डीएनए थ्रेड का क्या करिए, निर्माण करिए, जैसा कि सेंटर से आदेश आया है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब मान लीजिए कि प्रोटीन केराटिन बनाने के आदेश आया है, तो उस तरह के प्रोटीन निर्माण के लिए वहां से आदेश आया है, तो वैसे ही प्रोटीन का ये क्या करेंगे, निर्माण करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों, मैंने पिछली क्लास में भी ये बात कही थी, यहां भी आप देख लीजिए इस बात को, कि जब जो है न्यूक्लियस से डीएनए से आरएनए बनता है, तो इसको इंसर्ट क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस ट्रांसक्रिप्शन को हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब अगला जो टॉपिक बनता है कि आरएनए जो बना, या आरएनए का मतलब एमआरएनए से है ना, जो बना, इससे क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी न्यूक्लियोटाइड के ऐड होने के साथ राइबोसोम्स और टीआरएनए के हेल्प से। तो आप देखेंगे यहां बनेगा क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन कह दीजिए, पॉलीपेप्टाइड चेन, या आप प्रोटीन भी कह सकते हैं। तो एमआरएनए से क्या होगा, प्रोटीन की जब सिंथेसिस होगी तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन, है ना। और यही जो ट्रांसलेशन है मेरे बच्चों, आप अनुवाद करण के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये इतनी चीजें होती हैं किसी भी प्रोटीन के बनने के प्रति, या कह दे सूचनाओं के आकर के और उनका प्रोटीन के रूप में किसी लक्षण को प्रदर्शित करने के रूप में बदलने, इतनी बातें होती हैं। ये बहुत शॉर्ट है और आपको समझाने के लिए ऐसी चीजें यूज की जा रही है मेरे बच्चों। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। देखते हैं अब थ्योरेटिकली क्या कह रहा है। एक टॉपिक आप बहुत पढ़ते हैं क्या, सेंट्रल डोग्मा। आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी तीनों बोर्ड्स में इसको पढ़ाया जाता है जब प्रोटीन सिंथेसिस की बात आती है तभी। अब यहां देखिए प्रोटीन सिंथेसिस में क्या है, आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह ही। अगर आनुवांशिक सूचनाएं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पहुंच रही हैं, मतलब प्रवाह हो रहा है, और इसी प्रवाह को हम सेंट्रल डोग्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन सूचनाओं का जाना, और जाती कैसे हैं आपको पता है, जेनेटिक मटेरियल ले जाता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है और जेनेटिक मटेरियल
डीएनए भी हो सकता है। ये दोनों बातें हमने आपको बताई। अब यहां देखिए, उपर्युक्त संपूर्ण प्रक्रियाएं एक निश्चित प्रवाह के रूप में घटित होती हैं। इन्हें आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह कहा जाता है। यानी एक क्रम इनका होता है, ऐसा नहीं है कि बिना क्रम से कोई सूचना कैसे भी आ जाएगी, कोई भी कैसे भी बन जाएगा, नहीं, एक निश्चित क्रम होगा। पहले ट्रांसक्रिप्शन है तो पहले ट्रांसक्रिप्शन ही होगा, उसके बाद ट्रांसलेशन। ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, क्रिक 1968 ने इस परिकल्पना को दिया था। उन्होंने कहा था आनुवांशिकी की मुख्य विचारधारा सेंट्रल डोग्मा है। इसे आणविक जीव विज्ञान का मुख्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिस्ट का नाम आप याद रखें, साइंटिस्ट क्रिक साहब हैं। 1968 का टाइमिंग पीरियड है जिसमें उन्होंने सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसी को आप हिंदी में क्या कहते हैं? आणविक जीव विज्ञान का मुख्य सिद्धांत। ठीक है, क्रिक साहब ने यह बात समझाई। अब इसमें था क्या मेरे बच्चों, जानते हैं आप कि डीएनए का द्विगुणन होता है और लिप्यंतरण, जिसे आप ट्रांसक्रिप्शन कह रहे थे, उस प्रोसेस से आरएनए का निर्माण होता है, जैसा मैंने अभी समझाया। इसी को एमआरएनए के रूप में हमने आपसे कहा। और फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होता है, इसे आप ट्रांसलेशन कहेंगे, जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, लिप्यंतरण को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन होने के बीच में यह प्रोसेसिंग होती है। यानी पहले लिप्यंतरण होता है तो एमआरएनए का निर्माण होगा, उसके बाद अनुवादकरण हुए यानी प्रोटीन सिंथेसिस है, जिसमें आप देखेंगे ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी और क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो यहां एक क्रम होगा आगे बढ़ने का, और यहां आप देखेंगे कि नया प्रोटीन आपको बन जाएगा। वहीं देखिए कभी कभी क्या होता है, विपरीत लिप्यंतरण होता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन बैक हो जाता है। आगे बढ़ना चाहिए था, आरएनए के बाद प्रोटीन का बनना होता चाहिए था, लेकिन यहीं से मैसेज जो है बैकवर्ड हो जाता है। तो यह घटना भी होती है। तो इस चीज को भी आपको यहां समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए, अगले टॉपिक के रूप में आपके सामने है दोस्तों, डीएनए वास्तव में आनुवांशिक पदार्थ है या नहीं। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके सामने यह होता है कि हम जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए को जेनेटिक मटेरियल ही कह रहे हैं, उसको रूप स्वीकार कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण? क्या वास्तव में डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है? तो जेनेटिक मटेरियल से हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है? हम जो है जेनेटिक मटेरियल उसे कहते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सूचनाओं को ले जाता है। अगर किसी मटेरियल में यह क्वालिटी है तो उसको हम जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं, और ऐसी क्वालिटी सिर्फ आप देखेंगे डीएनए में पाई जाती है, या जेनेटिक मटेरियल ग्रुप में कुछ ऑर्गेनिज्म में आरएनए है, आरएनए में पाई जाती है। तो इसी वजह से स्टार्टिंग में ही आपको कहा गया था कि डीएनए और आरएनए ही क्या है? दो जेनेटिक मटेरियल के रूप में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होते हैं।
लेकिन आप इस बात को प्रूव करना हो तो आप कैसे प्रूव करोगे? तो इस पे एक दो बार प्रश्न पूछा गया है और अच्छा प्रश्न बना है, इस वजह से बच्चों हमने इसको शामिल किया है। और डिटेल चीजें अभी आपको मिल जाएंगी क्वेश्चंस बुक में, आप उसको भी ले सकते हैं। साथ ही साथ लेक्चर भी कवर करते हैं तो आपको मैक्सिमम समझ में आएगा और आप अच्छा करेंगे स्कोरिंग। चलिए बात करते हैं डीएनए के वास्तव में आनुवांशिक पदार्थ होने या ना होने की बात पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दिया है, डीएनए ही वास्तव में आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए इज एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल। यह कैसे प्रूफ होगा? देखिए, समय समय पर दिए गए महत्वपूर्ण प्रयोग सिद्ध करते हैं कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। जैसे ग्रिफिथ साहब जो आए, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग किया, है ना। पहला एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया आदि के संदर्भ में भी कई रिसर्च किए हैं। आपको पता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में भी इन्होंने डिस्क्रिप्टिवली बताया है। तो ग्रिफिथ साहब ने जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया है, यानी डीएनए वास्तविक पदार्थ है या नहीं, उसके लिए ग्रिफिथ का एक प्रयोग है जिसको ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे जानते हैं। उसमें उन्होंने क्या किया देखिए, 1928 में यही बैक्टीरिया है जिसको जिसको उन्होंने बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा। क्या था? डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई। नाम जरूर याद रखेंगे, निमोनिया इसी से होता है दोस्तों। डिप्लोकोकस ये जीनस है मेरे बच्चों, अंडरलाइन करना है। फिर है निमो, कहीं कहीं निमोनाई होता है, अब निमोनी भी यहां लिखा है, आप निमोनी लिख लीजिए, ठीक है। जीनस ये क्या था? जीवाणु पर प्रयोग किया, इसी बैक्टीरिया पे इन्होंने प्रयोग किया है और बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं मेरे बच्चों, ध्यान से देखिए। अपने सहयोगियों जिसमें से मैककार्टी साहब भी थे तथा मैक्लियोड के साथ 1944 में, देखिए 28 में इन्होंने शुरू किया है और 1944 में क्या है, इन्होंने बताया कि ग्रिफिथ के रूपांतरण प्रयोग से जीवाणुओं को रूपांतरित करने वाला पदार्थ डीएनए ही था। लगभग इसी समय अल्फ्रेड मिर्स्की 1949 ने सिद्ध किया कि जीव की प्रत्येक कायिक कोशिका में डीएनए के समान मात्रा होती है, किंतु इसके युग्मक में मात्रा आधी हो जाती है। अब देखिए दो बातें यहां पता चल गई। पहली बात तो जो ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ साहब ने, ध्यान रखिएगा नाम को, ग्रिफिथ, और उनके सहयोग के रूप में थे मैककार्टी, साथ में इनका एक और नाम था, एक व्यक्ति का और नाम इसमें जुड़ा है, मैक्लियोड। इन साइंटिस्टों के आपस में जो सहयोग किए गए या कहते हैं एक्सपेरिमेंट किए गए, उससे यह रिजल्ट निकल के आया क्या कि जीवाणुओं को रूपांतरित करने वाला एक पदार्थ होता है जिसे डीएनए कहते हैं। क्या कहा? जीवाणुओं को रूपांतरित करने वाले पदार्थ को क्या कहा गया? डीएनए कहा गया। इन्होंने इतनी बात बताई। ठीक उसी समय एक एक्सपेरिमेंट था किसका?
अल्फ्रेड मिस्की का, अल्फ्रेड मिस्की, इन्होंने बच्चों क्या किया, इन्होंने बताया कि जीव की प्रत्येक कायिक कोशिका में डीएनए की समान मात्रा होती है। यानी जब कायिक कोशिका होती है तो उसमें 2n की मात्रा या समान होती है। कई कोशिकाएं कायिक होंगी तो समान होंगी, लेकिन जब उसी में जनन कोशिका बनती है, जनन कोशा, तो आप जानते हैं यन कंडीशन होती है। तो इस पे इन्होंने स्पष्ट बताया कि इसमें डीएनए की मात्रा आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? डीएनए की मात्रा आधी हो जाती है। बात समझ में आई? तो इन दोनों बातों से एक बात तो यहां पता चल गई कि जेनेटिक मटेरियल कुछ ऐसा पदार्थ है जो कि जा रहा है डीएनए, जिन्होंने उन्होंने कहा ग्रिफिथ साहब ने। इधर अल्फ्रेड मिस्की साहब ने स्पष्ट कर दिया कि डीएनए की मात्रा आधी हो रही है। कब? जब जनन कोशिका बन रही है या गैमीट बन रहे हैं। तो इन दोनों बातों से यह क्लियर हो रहा था कि डीएनए ही एक ऐसा पदार्थ है जो मूव कर रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। अब बात करते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट की जो दूसरे साइंटिस्टों ने किए। हर्शी और चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट इनका प्रयोग है, इसको भी याद रखें मेरे बच्चों। साइंटिस्ट का नाम है हर्शी तथा नाम है चेज। हर्शी और चेज, इन्होंने भी विषाणुओं पे प्रयोग किया, बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया? जीवाणु भोजी संक्रमण के समय डीएनए ही जीवाणु में प्रवेश कराता है तथा प्रोटीन, इन्होंने बैक्टीरियोफेज यानी वायरस पे किया था, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने बैक्टीरियोफेज, जो कि मेरे दोस्तों ये क्या है? विषाणु या फिर कह दें वायरस है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कहा कि जब बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया पे आक्रमण करता है या फिर कह दे इन्फेक्शन करता है, उस दौरान अपने बॉडी से डीएनए ही क्या करता है? जीवाणु में प्रवेश कराता है। ठीक। आगे उन्होंने बताया प्रोटीन का जो आवरण है वो बाहर ही रह जाता है। साथ ही साथ ये कहा कि जीवाणु भोजी के डीएनए से जीवाणुओं में नए बीजाणु भोजी बन जाते हैं और जीवाणुओं के मरने पर अनेक नए बीजाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज मृत कोशिका से बाहर निकल आते हैं। पूरे रिप्रोडक्शन प्रोसेस को बता दिया, बैक्टीरियोफेज कैसे जो है डिस्ट्रॉय कर रहा है बैक्टीरिया को। ठीक है। उसके बाद हर्शी तथा चेंज का जो एक्सपेरिमेंट था, है ना, वह जीवाणुओं तथा विषाणुओं के साथ किए गए अपने कुछ प्रयोगों के द्वारा सिद्ध हुआ कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। हर्शी साहब ने कहा कि जो बैक्टीरियोफेज है, आप में से बहुत लोग इसका फिगर देखे होंगे, मे भी जानते भी होंगे। मैं आपका यहां समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे बच्चों, यहां डीएनए होता है, आप जानते हैं। बैक्टीरियोफेज एक वायरसेज है, उसका डायग्राम है। जब किसी बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो ऐसे ही शट डाउन होता है। ठीक है, ऐसे शट डाउन होगा। शट डाउन होने के बाद यहां एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जैसा यहां होता है और इसी रास्ते क्या करेगा? अपना जो जेनेटिक मटेरियल है यहां ट्रांसफर कर देगा। और जब यहां ट्रांसफर हो जाएगा तो होगा क्या? यहां मेरे बच्चों जो बैक्टीरियोफेज है उसके डीएनए ट्रांसफर से बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है। इसी प्लाज्मिड के साथ आप देखेंगे इसका आया हुआ जो डीएनए है यहां जुड़ जाएगा।
मोटा वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, ये प्लाज्मिड डीएनए है। आप जानते हैं बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है जो प्लाज्मिड डीएनए के नाम से जाना जाता है, और इसी डीएनए की यहां बात हो रही है। उसी के साथ ये जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद इसकी कॉपी बनेगी। कॉपी बनने के बाद दोस्तों होगा क्या कि इसी अंदर सेल में ही ढेर सारे बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर कवरिंग के रूप में डेवलप कर जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां से ये सेल ब्रस्ट कर जाएगी और यहां से बैक्टीरियोफेज सभी बैक्टीरियोफेज के रूप में बाहर आ जाएंगे। यह एक्सपेरिमेंट जो कि वायरस पे किया गया था, जिसका नाम बैक्टीरियोफेज है, किसके द्वारा? हर्शे और चेंज के द्वारा। इससे यहां क्लियर हो गया कि जो यहां भेजा गया पदार्थ था वो क्या था? डीएनए था। इस तरह से उन्होंने कह दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है। तो मेरे बच्चों, अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको साइंटिफिक इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट है उनको बता करके ही क्लियर करना होगा। इसको आप स्पष्ट अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक को देखें। अनुवांशिक संकेत या जेनेटिक कोड। देखिए मेरे बच्चों, अनुवांशिक संकेत या जेनेटिक कोड, अब यहां आपको ध्यान से देखना है। देखिए जेनेटिक कोड क्या होता है। आप जानते हैं कि जेनेटिक्स के अंतर्गत जेनेटिक कोड एक महत्वपूर्ण है जो कि सूचनाओं को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ले जाता है। कोडिंग होती है, उसी कोड की बात होती है। देखिए, आनुवांशिक संकेत प्रणाली की खोज 1953 में प्रारंभ हुई थी और 1968 में पूरी हुई, यानी कि आनुवांशिकी प्रणाली की अगर हम बात करें, इसकी खोज की शुरुआत हो गई थी 1953 और कब तक चली? 1968। यहां तक काफी कुछ क्लियर हो चुका था। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो खोज है, रिसर्च है, वो है JH मिथाइल। याद रखेंगे नाम, JH मिथाइल, JH मिथाइल। उसके बाद थे यस ओचोवा, इसे ओकोवा के नाम से भी आप पढ़ते हैं, ओकावा भी कहते हैं। साइंटिस्ट का नेक्स्ट नाम था हॉली। नेक्स्ट आपके इंडियन साइंटिस्ट का नाम आ गया। आपको गर्व होना चाहिए मेरे बच्चों, ऐसे साइंटिस्ट तब होते थे जब आपके पास कोई 4G 5G नहीं था। अब आपको जम के मेहनत करके इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए जहां कि आपको ऐसे रिसर्च करने को मिले। तो हरगोविंद खुराना साहब, HG खुराना, फेमस साइंटिस्ट, ये इंडियंस हैं भाई साहब, देखिएगा। और लास्ट में है नीरेनबर्ग। लास्ट साइंटिस्ट का नाम है नीरेनबर्ग। ये सारे साइंटिस्टों ने रिसर्च के बेस पे कुछ नया खोजा और आनुवंशिकी की जो प्रणाली है उसको क्लियरिफाई किया। तो यहां हमको जब मिला कुछ, तो आनुवंशिक कोड क्या है इसको समझना था। यहां दिया गया है
महत्वपूर्ण योगदान दिया अपने प्रयोग में। इन वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में आरएनए के छोटे छोटे कृत्रिम अणुओं का संश्लेषण किया, फिर इन अणुओं के नियंत्रण में संश्लेषण किए गए अणुओं में से एमिनो अम्ल के अनुक्रमों से विभिन्न एमिनो अम्ल का संचालन करने वाली आनुवंशिक संकेत प्रणाली का पता लगाया। क्लियर करिएगा, क्या किया? पहले तो आरएनए इसके छोटे छोटे टुकड़े किए, छोटे छोटे टुकड़े किए। उसके बाद मेरे बच्चों इन छोटे छोटे कृत्रिम अणुओं का जो टुकड़ा किया गया है, इनसे क्या किया गया? छोटे छोटे टुकड़े किए नहीं, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों का क्या किया? संश्लेषण किए। कहिए, संश्लेषण शब्द मैं भूल रहा हूं। संश्लेषण का मतलब होता है नया संश्लेषित कर देना, नया निर्माण बना देना, निर्माण कर देना। ठीक है, तो आरएनए के छोटे छोटे कण इन्होंने बनाए। कण बनाने के बाद फिर इन अणुओं के नियंत्रण में संश्लेषण किए गए अणुओं में ऐसा अमीनो अम्लों के अनुक्रमों में विभिन्न अमीनो अम्लों का संचालन करने वाली आनुवंशिक संकेत या जेनेटिक प्रणाली का पता लगाया। यानी इसमें सूचनाओं को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ले जाने के लिए जो व्यवस्था की गई है, उसमें इन्होंने क्या किया? जेनेटिक कोड, जिसे आनुवंशिक संकेत कहते हैं, आनुवंशिक संकेत जिसे आप नाम देते हैं, जेनेटिक कोड, उसका पता लगाया। और इसमें उन्होंने देखा कि जो अमीनो अम्ल का संचालन है, उसी की सहायता से जेनेटिक कोड बन रहे हैं। अब इन कोडान की थोड़ी सी बात करेंगे कि ये कोडान क्या है। कोडान, कोडान देखिएगा मेरे बच्चों, कोडान क्या है? न्यूक्लियोटाइड के उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के संदेश या कोड हो, कोडान कहते हैं। यानी न्यूक्लियोटाइड जिसमें क्या है? अमीनो अम्ल के संकेत हों, उसी को उन्होंने कोडान कहा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, एक एंटी कोडान की भी बात आई। टीआरएनए में उपस्थित 3 क्षारक समूह है जो कि एमआरएनए में उपस्थित कोडान का पूरक होते हैं, जिन्हें आप एंटी कोडान कहते हैं। एंटी कोडान, इनका काम क्या होता है मेरे बच्चों? यह जो जहां मिलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं। लिखिए दिया है त्रिक या ट्रिपलेट कोड। तो कोडान पता चला, एंटी कोडान का मतलब कोडान जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है, और उसके बाद एंटी कोडान क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेगा। अब एक चीज यहां आपको मिलना है, कोडान ट्रिपलेट होते हैं, जैसे ए यू जी, जी यू जी, ऐसा है ना। तो अब ये ट्रिपलेट होते हैं, इसको किसने बताया? ट्रिक कोडान की जो परिकल्पना है, एक साइंटिस्ट हैं गैमो साहब, इन्होंने दी थी, और वो भी कब दी थी? 1954 है ना।
उन्होंने भी यह बात किया था कि 3 अक्षारकी कोड की संभावना प्रकट की, जिसको की मान्यता बाद में मिली। सिस्ट्रॉन के प्रथम कोडान को समारंभन कोडान या इनिशिएशन कोडान कहते हैं। अधिकतर श्रृंखलाओं में AUG समारंभन कोडान होता है, यानी AUG जो ही मिलेगा यहीं से समारंभन शुरू होगा, यह कह दे प्रोटीन का सिंथेसिस होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो कि हम आपने देखा, यहां सीखा। इसमें प्रोटीन रोकने वाले भी, सिंथेसिस को रोकने वाले भी कोडान थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।